हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ केवीएस के हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। तो आज हम हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और डिटेल में भी समझेंगे जहाँ बात होगी समझने की। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नया अपना टारगेट सेट करके जो आप चल रहे हैं उसके आप बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के टाइप्स हैं के क्वेश्चन है आज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करी जाए तो जो पहला क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है और सभी वैसे तो 30 क्वेश्चन बहुत टफ भी नहीं है, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण की बात हम करते हैं तो अगर कन्फ्यूजन ना हो तो सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं हमारे 6 to 8 क्लास के ही। चलिए बात कर लेते हैं, भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं। हम अपनी बात को किस किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने। लिखित, मौखिक, लिखित और मौखिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम मौखिक और लिखित दोनों तरीके से सांकेतिक भाषा से भी हम अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। आगे है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, पहाड़ी या अवधी। तो इसके पहले जो मैं वीडियोस बना चुकी हूँ खासकर यूपी टेट के क्लासेस के लिए जो मैंने हिंदी बना रखी है उसमें हम लोग डिटेल में बात किए थे। और यहाँ पे मैं ये बस इतना बताना चाहूँगी कि जब मानक हिंदी की बात आती है तो हम इस पर सही ऑप्शन जो लगा देंगे वो हो जाएगा आपका खड़ी बोली। और हिंदी का जो प्रारूप कहाँ से आया है वो एक जो है ऑप्शंस के हिसाब से आपको चीज़ों को पकड़ना होगा। जैसे अगर संस्कृत की बात करी जाए तो संस्कृत जो है, संस्कृत 2 प्रकार के हैं आपके, लौकिक और वैदिक, है कि नहीं। तो वैदिक वो संस्कृत है जो वेदों में लिखी गई, वेदों को जिस भाषा में लिखा गया उसे वैदिक संस्कृत कहा गया, और लोगों के द्वारा जो बोली गई वो आपकी जो हो गई लौकिक संस्कृत कही गई, ठीक है ना। तो उसी तरह से वहीं संस्कृत का बिगड़ता हुआ रूप आज हम हिंदी या खड़ी बोली बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटी सी जो है बात थी। आगे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तमिल। तो सही ऑप्शन तीसरे का हो जाएगा, वो हो जाएगा हिंदी। आप सभी को पता है कि राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है और इसको कुछ राज्यों में उर्दू को अपनी राज्यभाषा, दूसरी राज्यभाषा माना गया है। और अंग्रेजी तो आपको पता है ये अपनी सेकेंड लैंग्वेज है, दूसरी भाषा है। आगे देख लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी है। 8 है, 9 है, 11 है या 14 है या 14 है। तो जो 4 क्वेश्चंस के आंसर की बात करी जाए तो आपको पता है कि ये कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। क्यों काउंट करते हैं तो हम जितना भी हो जिसमें से आपका अन और अह जो है ये अनुस्वार और विसर्ग में चला जाता है, ये अनुस्वार हो जाता है और ये विसर्ग में चला जाता है, कहने का मतलब अनुनासिक हो जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों को छोड़कर 11 जो है स्वर हमारे हो जाते हैं हिंदी वर्णमाला के। आगे देखते हैं, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। पर्याधन वरण, परिधन आवरण, परिधधन आवरण या परिधिधन आवरण। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पांचवे का, वो हो जाएगा दूसरा क्या है, परिधन आवरण। संधि विच्छेद का मतलब है अगर किसी भी शब्द को तोड़ा जाए तो दोनों तरफ जो है वो एक पूर्ण अर्थ दे। जैसे परि मतलब और आवरण मतलब, अगर हम देखें ध्यान से तो इनका एक निश्चित जो है वो अर्थ है। तो संधि विच्छेद का मतलब यही है कि हम जब शब्दों को तोड़ें तो उनका एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका संधि विच्छेद। तो इसी तरह परिधन आवरण है। अब आप देख लें इसको, देखिए आप ये भी बता सकते हैं कौन सी संधि है। जैसे ई आपका ई प्लस आ से मिलके बना है, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है यहाँ पे आके, और उसके हिसाब से आप ये बताएं कि ये कौन सी संधि है, गुण संधि है या यड़ संधि है। इन दोनों में से कौन सी संधि है। अयादि संधि है तो भी बताएं, और अयादि संधि कैसे है ये भी बताएं। अगर आपके पास टाइम हो तो कमेंट बॉक्स में बस थोड़ा सा इतना जरूर लिखें कि हाँ आपको संधि पता है कितनी। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं।
निपात प्रत्यय उपसर्ग संधि। तो आप कहेंगे जल्दी पढ़ाइए, ये तो उपसर्ग है। सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन क्या है? उपसर्ग है, सही बात है। ये उपसर्ग जो है किसी भी वाक्य के पहले जुड़कर उनके शब्द के अर्थ में क्या करता है? परिवर्तन ला देता है। ठीक है, जैसे योग, योग एक शब्द है, इसमें प्र हम जोड़ देते हैं ये, तो ये प्रयोग हो जाता है, जो अर्थ को डेफिनेटली पूरी अच्छी तरीके से बदल दिया। ठीक है, प्रत्यय जो है, प्रत्यय की बात करी जाए तो प्रत्यय जो है वो लास्ट में जुड़ जाते हैं, किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ जाते हैं, शब्द के लास्ट में जुड़ जाते हैं तो प्रत्यय हो जाते हैं। संधि को, संधि जोड़ने का नहीं, तोड़ने का, तोड़े हुए शब्दों को एक नया रूप दे देता है। ठीक है, दो शब्दों को जोड़कर एक नया रूप, एक नया अर्थ और एक नई जो है शब्दांश हमारे सामने आ जाती है संधि के हिसाब से। निपात की बात करी जाए तो निपात जो है, निपात आपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता दूं, क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं पे हम फोकस करते हैं, और ऐसा नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि कब क्वेश्चंस के पैटर्न बदल जाए हमें नहीं पता। तो निपात की बात कर ली जाए तो ये शुद्ध अवयव नहीं है, ये शुद्ध अवयव नहीं है। ठीक है, ये शुद्ध अवयव नहीं है, ये शब्द सहायक शब्द होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? सहायक शब्द होते हैं। अभी एग्जाम्पल से भी थोड़ा समझ लेंगे हम थोड़ा। और इनका लिंग और वचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये लिंग और वचन के हिसाब से नहीं बदलते हैं और ना ही इनका कोई प्रभाव पड़ता है। जैसे एक ही आप जोड़ ले और काश। ठीक है, अगर ही की बात करी जाए कि मान लीजिए अगर सेंटेंस बनाया जाए कि राहुल ने ही मेरी कलम चुराई है, तो ही का कोई मतलब नहीं, बस यही कहा जा रहा है कि राहुल नहीं, राहुल के अलावा और किसी ने मेरी कलम नहीं चुराई, तो ये ही क्या है यहाँ पे? ये निपात हो जाता है। काश तुम, इस तरह से काश से भी आप वाक्य बना के देख सकते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं क्योंकि ज़्यादा समझाने के चक्कर में ज़्यादा टाइम हो जाता है। कमल के समान नयन में समास है, समास अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या कर्मधारय है। तो कमल के समान नयन, ठीक है, अगर इसको एक साथ जोड़ा जाए तो कमल नयन हो जाएगा, कमल नयन। ठीक है, चरण कमल, कमल के समान चरण, इस तरह से हो जाता है ना। तो ये कौन सा समास होगा आपको समझ में ही आ गया, क्योंकि इसमें के समान और एक शब्द ज्यों का ज्यों, जो ही करके शब्द जुड़ता है, तो वो कौन सा समान हो जाता है? समास हो जाता है, माफ करिएगा, वो समास हो जाता है आपका। सातवें के सही क्वेश्चन के आंसर की बात करी जाए तो हो जाएगा आपका, सातवें का हो जाएगा चौथा, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। अब देख लीजिए, कर्मधारय समास की बात करी जाए तो इसमें क्या एक विशेषण, और इसको पहचानने का भी ये होता है कि कमल के समान नयन। ठीक है, कमल के समान नयन, तो इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों होता है कर्मधारय में, धारय में। ठीक है, विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो जो नयन है वो संज्ञा है और विशेषता क्या बता रहा है? के समान, किसके समान? कमल के समान। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे कि कर्मधारय समास है। और बात करी जाए अगर द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास जो है आपका, वो आपका दोनों पद इसमें प्रधान होता है, और सही अगर पहचानने की बात करी जाए तो योजक चिन्ह जहाँ लग जाएगा वहाँ पे, जैसे माता पिता, माता और पिता, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष की बात ही अलग हो जाती है, ये यहाँ पे विभक्ति के अनुसार चेंज होता है, तो इसका एक बड़ा टॉपिक है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में जो है ये इसका पहला पद जो होता है प्रधान होता है, पूर्व पद, पहला पद या पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, आगे अगर क्वेश्चन आते हैं, है भी क्वेश्चन, ठीक है, तो उसमें बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है? रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका, समय के अनुसार, सत्य के लिए आग्रह। तो देखिए, आप रण में कौशल, आप अगर इसको निकालेंगे तो ये कौन सा समास बन रहा है? पीला है वस्त्र जिसका। ठीक है, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कौन? इस तरह से अर्थात करके कौन सा जो है आपका समास इस तरह से प्रेजेंट करता है अपने आप को? समय के अनुसार, समयानुसार, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में क्या है? समयानुसार सही ऑप्शन हो जाएगा, समय के अनुसार, क्योंकि इसमें पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है समयानुसार। ठीक है, समय न हो तो ये अनुसार का कोई अर्थ नहीं बनेगा।
आजन्म शब्द का समास विग्रह है जीवन पर्यंत, जीवन के साथ मृत्यु तक, जब तक जी सके। तो इसका समास विग्रह आता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये कंपनीज की भी ना क्या कहा जाए, अभी आना था इस कॉल को। चलिए, तो डिस्टर्बिंग के लिए सॉरी सॉरी कहती हूँ मैं। पता नहीं कहाँ से इन लोगों का कॉल कब आ जाता है, कुछ पता नहीं था, कंपनीज थी। आगे देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इसमें। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवन पर्यत्न। ठीक है, आजन्म जो है, आजन्म की बात करी जाए तो ये आपका समास विग्रह किस में हो जाएगा? अगर समास की बात करी जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन पर्यत्न आजन्म। ठीक है, आगे देखते हैं, शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। शब्द वह है जो भाषा में प्रयोग होते हैं, नहीं। शब्द वर्णों से बने होते हैं और सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द होते हैं। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई है। ये अकेले भी एक अच्छे वर्ड शब्द जो है एक अच्छा अर्थ दे देता है अकेले होके। स्रोत की दृष्टि से शब्दों के कितने भागों में बांटा जा सकता है शब्दों को? 4, 7, 10 और 5। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला। कौन कौन से स्रोत की दृष्टि से शब्दों के प्रकार है भाई? तत्भव है, तत्सम है, देशज है और विदेशी है। ठीक है, देशज और विदेशी, यही जो है स्रोत के आधार पर ये 4 भागों में हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं, जो शब्द संस्कृत भाषा में हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्भव, तत्सम, देशज या विदेशी। तो 12 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, तत्सम। ठीक है, ज्यों के त्यों हिंदी में यूज करते हैं हम, जैसे अग्नि, पत्र। ठीक है, पथिक नहीं होगा, अग्नि और पत्र हो जाएगा आपका, और भी बहुत। अब देखिए, तद्भव की बात करी जाए तो तद्भव जो है एक बिगड़ा हुआ, संस्कृत भाषा का एक बिगड़ा हुआ रूप, जैसे हम खड़ी बोली बोलते हैं तो उसमें हो जाता है तद्भव शब्द। ठीक है, इसमें आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बात करेंगे हम लोग। निम्न में से एक तत्सम शब्द छाट कर बताइए। अनजान, सच, पत्ता और घोटक। तो घोटक ही सही ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या है? एक तत्सम शब्द है। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? चाय, कमरा, रिक्शा, कैंची। तो कैंची सही ऑप्शन हो जाएगा। कैंची जो है वो क्या है? एक तुर्की भाषा है। ठीक है, विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो जो विकारी शब्द हैं वो हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्यों? क्योंकि विकारी शब्द की परिभाषा ही यही है, डिफिनीशन भी यही है कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के हिसाब से क्या करते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, जो विकारी शब्द वो जो लिंग, वचन व कारक के अनुसार। ठीक है, अब जैसे संज्ञा सर्वनाम जो है वो बदल जाते हैं लिंग और वचन के अनुसार। ठीक है, लड़का होगा या लड़की, अगर बॉय गर्ल की बात होती है तब भी सेंटेंस जो होते हैं वो लिंग के आधार पर बदल जाते हैं, वचन के आधार पे, एक वचन बहुवचन के आधार पर जो है ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण बदल जाते हैं। तो ये क्या है? विकारी शब्द है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 3 है कि 4, 5 और 8। तो बात करी जाए, अगर यहाँ पे सीधे अगर बात करी जाए तो संज्ञा के अगर आप पढ़े होंगे तो आप कहेंगे 5 हैं संज्ञा के ना भेद। लेकिन वो जो 5 आप कह रहे हैं संज्ञा के जो भेद हैं वो आपके हो जाते हैं तब जब हम बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, जब हम अर्थ की दृष्टि से बात करते हैं तब संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। लेकिन व्युत्पत्ति के दृष्टि से, व्युत्पत्ति के आधार पर हम देखें, इनकी उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो संज्ञा के 3 भेद हो जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ कहेंगे। ठीक है, उसके बाद यौगिक कहेंगे और फिर कहेंगे योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। तो इस तरह से ये 3 प्रकार हैं संज्ञा के। 5 प्रकार ये जो आप कह रहे हैं कि समूहवाचक जो आप कहते हैं, भाववाचक कहते हैं, तो ये एक जो हो जाता है अर्थ के आधार पे हो जाता है। जब हम अर्थ निकालते हैं समूहवाचक जो हो जाता है वो अर्थ के आधार पे हो जाता है। तो ऐसे 5 जो है वो अलग हैं, तो ये 3 हो जाएंगे। अगर इस तरह से ना पूछे ना, क्लियर ना पूछे कि
व्युत्पत्ति के आधार पर या अर्थ के आधार पर, तो आप इसी तरह लगाएं, 3 ही लगाएं संज्ञा के प्रकार। आगे देखते हैं। वैसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। अगर बाई चांस दोनों ऑप्शन दे देता है तो आप 3 वाले को ही ज़्यादा महत्व देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दाल, गर्दन, मई, दर्द। ठीक है, तो स्त्रीलिंग नहीं है, जैसे दाल पक चुकी है, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग में गया। मई मई आने वाला है, जैसे एक क्या है, ये एक मंथ है, महीना है, माह है, तो क्या मई आने वाली है। गर्दन में दर्द, ठीक है। अब दर्द की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए इसके साथ जोड़ दिया जाए, गर्दन में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो अगर अलग से गर्दन का वाक्य हम बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्त्रीलिंग है, लेकिन दर्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है, पुल्लिंग है। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो 18वें का सबसे सही आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऑप्शंस के बाद हम देख लेते हैं 18वां का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 होते हैं हिंदी में वचन, 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, कायर, मित्रता। भारत एक जगह का नाम है तो भाववाचक नहीं होगा। लड़का भी एक जो है नाम एक प्रकार का नाम है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा भाववाचक संज्ञा में। कायर और मित्रता की बात करी जाए तो 19 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, मित्रता। क्या है? कायर एक, वह क्या है, वह कायर है, तो एक प्रकार का ये संज्ञा ही नहीं है, यहाँ पे तो विशेषण हो गया, ये है कि नहीं, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। यहाँ पे मित्रता जो हो जाएगी वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संख्या है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो बात करी जाए जयचंद, देश को हानि जयचंदों से होती है। जयचंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कि आप इसको व्यक्तिवाचक कहेंगे, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जाति की बात हो रही है। कहने का मतलब है जातिवाचक कॉमन नाउन, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। अगर आप इंग्लिश में हैं, इंग्लिश में जानते हैं तो कॉमन नाउन क्या कहेंगे कि हम जब जेंडर का पता ना हो, भाई ये जयचंद कुछ ऐसे समूह, कुछ व्यक्तियों को कहा जा रहा है जो देश को हानि पहुंचाते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया होती है। वचन के अनुसार स्त्री लिंग में, पुल्लिंग में, या कर्ता के अनुसार, तो ये तो है सही हो जाएगा। अगर कर्ता के लिंग का पता ना हो कि कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो वो हमेशा पुल्लिंग में ही उसको रखा जाता है, ठीक है ना, जब पता ना हो कर्ता किस लिंग में कर्ता है, ठीक है, तो नॉर्मली पुल्लिंग में रखा जाता है। आगे देखते हैं। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी, दूध, तेल, ठंडाई। तो 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? दूध की। अगर जैसे मैंने अभी भी बताया, आप एक वाक्य बनाइए और वाक्य को कंफर्म करिए कि हाँ किस प्रकार से यह अर्थ आपको दे रहा है, स्त्रीलिंग में दे रहा है कि पुल्लिंग में दे रहा है, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठंडाई, सही ऑप्शन हो जाएगा, ये एक स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, करण कारक है, अपादान, संप्रदान या कर्म कारक है। तो 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तीसरा, संप्रदान कारक। अपादान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जहाँ पे अलगाव की बात होगी वहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 5, 8, 6, 7। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता है 6 हो जाएंगे। इनमें काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी संख्याएं हैं इसमें मंत्रा लेके वो 6 हो जाती हैं। तो इस तरह से याद करने की ट्रिक आप लगा सकते हैं। फिलहाल ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम नहीं देती, छोटी छोटी जगहों पर हम काम ले सकते हैं। तुम्हें क्या चाहिए में रेखांकित का सर्वनाम भेद क्या है? क्या, ठीक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है। तो आपको पता ही होगा क्या, क्यों, किस लिए, कब तक, ठीक है, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द हैं, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा सही ऑप्शन। आगे देखते हैं। मेरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है आधा लीटर, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक। सार्वनामिक है नहीं, नाम के आधार पर लिया नहीं गया यहाँ पे। तो आधा लीटर की बात हो जाएगी
संख्यावाचक नहीं होगा। संख्यावाचक प्रॉपर आपको संख्या पता होनी चाहिए, 2 3 4 5 6 इस तरह से संख्या पता होनी चाहिए। गुण की यहाँ बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे परिणामवाचक बात हो जाएगी। सही ऑप्शन तीसरा आपका हो जाएगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में रेखांकित है, क्या है? विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण, सार्वनामिक। तो यहाँ पे विशेषता तो नहीं बता रहा, हाँ, लेकिन ये है कि ये क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के बाद और क्रिया विशेषण की विशेषण की भी विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद है, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। तो देख लेते हैं आगे कि ये कौन सा है। सुमित सो रहा है में 28 का ऑप्शन हो जाएगा, जो वो हो जाएगा अकर्मक। अब अकर्मक क्रिया की परिभाषाएं अगर बात करी जाए तो इसमें क्या है, इसमें जो क्रिया है या काम करने वाला जो कर्ता होता है वही काम भी करे और उसका फल भी उन्हीं को मिले। जैसे सुमित सो रहा है, क्रिया सुमित ही काम कर रहा है सोने का और उसका फल भी सुमित को ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जहाँ पे कर्ता खुद काम करे और उसका प्रभाव भी कर्ता पे ही पड़ेगा, तब ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया संबंध होता है, कर्म से, भाव से, कर्ता से, किसी से नहीं। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी से नहीं, नहीं होगा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्म से। कर्तृवाच्य क्रिया की बात होती है तो यहाँ कर्म की प्रधानता होती है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। जैसे अगर बात करी जाए एग्जाम्पल की, जैसे में अगर देखा जाए कर्तृवाच्य का, जैसे पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है, पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक पढ़ी जा रही है, क्रिया तो हो रहा है, काम तो हो रहा है ना पढ़ने का, वो भी मेन फोकस में कौन है? पुस्तक है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म जो है मायने रखता है, तो यहाँ पे कर्तृवाच्य हो जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी क्रिया द्विकर्मक नहीं है? राम ने मोहन को पैसा दिया, सेठ मुनीम को वेतन देता है, माँ नौकर से भोजन बनवाती है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी। द्विकर्मक की बात करें हम और सही ऑप्शन की बात करें तीसरे का, तो वो हो जाएगा आपका तीसरा। ये क्रिया का ही एक रूप है। तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे। ये थे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और हाँ, वीडियो में इसी तरह आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आती रहे और आप कुछ नया सीखें, बेसिक से चीज़ों को सीखें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेबी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।